ईस्टर्न हिमालय के बाद हम लोग आ चुके हैं अपना तीसरे पड़ाव पे मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो उस समय एक गैप बना, मालदा गैप, उसी से अलग हुआ है। मेघालय प्लेटू राजमहल एंड गारो गैप से अलग किया गया है। मेघालय प्लेटू को कई सारे भाग में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें गारो हिल्स, खासी हिल्स, जिंथिया हिल्स, शिलोंग प्लेटू, सभी को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। उससे पहले मेघालय प्लेटू की लोकेशंस की बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र वैली या फिर असम प्लेन्स के साउथ में स्थित है एंड बांग्लादेश प्लेन के नॉर्थ में स्थित है। इसकी फिजियोग्राफी की बात करें तो सबसे पहले सबसे सेंटर में स्थित है शिलोंग प्लेटू। शिलोंग प्लेटू सभी हिल्स से घिरा हुआ है। शिलोंग प्लेटू के जस्ट नॉर्थ में देखे तो है हमारे पास खासी हिल्स। शिलोंग प्लेटू एक टेबुलर लैंड है, एक उभरा हुआ भाग है जिसके नॉर्थ में स्थित है खासी हिल्स। खासी हिल्स मेघालय प्लेटू में सबसे ऊंचे रीजन्स में से एक है। खासी हिल्स को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। खासी हिल्स में खासी लोग रहते हैं जो कि मैट्रिलिनियल सोशल सिस्टम फॉलो करते हैं। मैट्रिलिनियल सोशल सिस्टम क्या है? यहाँ पूर्वजों की संपत्ति पर सबसे छोटी बेटी का अधिकार होता है। जैसे पैट्रिलिनियल सोशल सिस्टम में बेटे का अधिकार होता है, वैसे ही मैट्रिलिनियल सोशल सिस्टम में बेटियों का अधिकार होता है। यहाँ बच्चे माँ का सरनेम यूज करते हैं। खासी हिल्स लिविंग रूट ब्रिज के लिए भी फेमस है, जहाँ पे खासी लोग इसको सालों तक बुनकर बनाते हैं। यहीं पे स्थित है एशिया के क्लीनेस्ट विलेज, जो कि ईस्ट खासी हिल्स में लोकेटेड है। गारो हिल्स शिलोंग प्लेटू के वेस्टर्न साइड में स्थित है। इस हिल्स का भी नाम यहाँ के इंडिजिनियस पीपल के नाम पे रखा गया है, जिसे गारो पीपल कहा जाता है। गारो लोग भी खासी की तरह मैट्रिलिनियल सोसाइटी को फॉलो करते हैं। जैंतिया हिल्स शिलोंग प्लेटू के ईस्टर्न साइड में स्थित है। खासी हिल्स के अपेक्षा में यहाँ की टोपोग्राफी की बात करें तो स्मूथर है, फ्लैटर है, जबकि खासी हिल्स की टोपोग्राफी काफी स्टीप है। जिंथिया हिल्स में ही वर्ल्ड फेमस उमगेत रिवर है, जो कि अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए फेमस है। यहाँ पे नाव चलाओगे तो लगेगा कि हवा में उड़ रहे हैं, इतने साफ पानी है। तुरा रीजन मेघालय एंड बांग्लादेश के बाउंड्री पे स्थित है। यह एलिफेंट कॉरिडोर के लिए फेमस है। तुरा रीजन एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है, जो कि गारो पीपल द्वारा किया जाता है, जहां कई सारे पासेस बनाया गया है ताकि एलिफेंट एक जंगल से दूसरे जंगल तक आसानी से जा सके। जैसे में सीजू रेवाक कॉरिडोर, जैसे रेबाक एमानगे कॉरिडोर। तुरा इज लार्जेस्ट एरिया ऑफ ट्रांस बाउंड्री एलिफेंट कॉरिडोर। शिलोंग प्लेटू की हाईएस्ट पीक की बात करें तो शिलोंग पीक है, जिसकी ऊंचाई 1965 मीटर है। यह पीक मेघालय में सबसे ऊंची है। वहीं पे गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक की बात करें तो नोकरेक है, जिसकी ऊंचाई 1412 मीटर है। खासी हिल्स के ईस्टर्न साइड से एक रिवर निकलती है, उमगोत रिवर या फिर दोकी रिवर। यह खासी एंड जिंथिया हिल्स को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है। इसे एशिया का क्लीनेस्ट रिवर भी कहा जाता है। मेघालय प्लेटू तीनों तरफ से ऊंचे हाईलैंड्स गारो, खासी एंड जिंथिया हिल्स से घिरा हुआ है, जो कि एक फनल शेप की तरह काम करता है। जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच की हवाएं शिलोंग प्लेटू एंड खासी हिल्स से टकराती है तो यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे अधिक रेनफॉल वाले जगह में से एक माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए चेरापूंजी। इसलिए चेरापूंजी की एवरेज रेनफॉल 450 इंच तक पहुंच जाती है। आसाम प्लेन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अब जो भी फिजियोलॉजिकल रीजन्स बाकी है उसे आसाम प्लेन में पढ़ेंगे। आसाम प्लेन एक डिपोजिशनल प्लेन है। डिपोजिशनल प्लेन क्या है? यह ब्रह्मपुत्र रिवर एंड उसके ट्रिब्यूटरी द्वारा सेडिमेंट डिपोजिट करने से बना है। ब्रह्मपुत्र रिवर एंड उसके ट्रिब्यूटरी डेंड्राइटिक पैटर्न फॉलो करते हैं, जिससे पूरे आसाम प्लेन का निर्माण हुआ है। यह नदियां रेगुलरली सिल्ट वगैरह डिपोजिट करती रहती है, इसलिए यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, जिसका यूटिलाइजेशन यहाँ के लोग टी प्लांटेशन करने में करते हैं। यहाँ की एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 200 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि बे ऑफ बंगाल मानसून द्वारा होता है।
ये सारे रीजन्स असम प्लेन्स का ही रीजन है। इसकी टोपोग्राफी की बात करें तो यह गंगा प्लेन की कंटिन्यूटी को ही फॉलो करता है, इसलिए इसे नॉर्दर्न प्लेन में ही पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ नॉर्थ ईस्ट को कवर कर रहे हैं तो इसलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। असम प्लेन के बीचों बीच एक रिवर बहती है जिसे ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं, इसलिए इसे ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कहा जाता है। तो असम प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन दोनों एक ही है। ब्रह्मपुत्र रिवर के कई सारे ट्रिब्यूटरी है जो बहुत सारे सेडिमेंट एंड सिल्ट को डिपॉजिट करती है, इसलिए इसका पैटर्न ब्रैडर रिवर सिस्टम के रूप में हो गया है। ब्रैडर रिवर सिस्टम, ब्रैडर रिवर सिस्टम को हिंदी में गुम्फित नदी प्रणाली कहा जाता है। गुम्फित मतलब जब सेडिमेंट लाता है तो इसके बीच में वह सेडिमेंट जम जाता है, एक गुम्फा की तरह बन जाता है, और इसलिए इसकी चौड़ाई कहीं कहीं काफी अधिक बढ़ जाती है, जो कि आसाम में बाढ़ के कारण, जो कि आसाम में फ्लड के प्रमुख कारण में से एक है। जब ऊंचे हिमालय से पानी जब ब्रह्मपुत्र रिवर से निकलकर असम प्लेन में आती है तो असम प्लेन एक फ्लैट टोपोग्राफी है। एकाएक हाइट कम होने के कारण इसकी स्पीड काफी कम हो जाती है, जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, लगभग 20 गुना चौड़ाई बढ़ जाती है, और यह बाढ़ के प्रमुख कारण में से एक है। अगर आसाम प्लेन में बाढ़ को देखें तो अपर असम जिसकी ऊंचाई थोड़ा अधिक है, उससे जब पानी आती है लोअर असम में आने से इसकी स्पीड काफी कम हो जाती है, जो कि नदियों को चौड़ा होने का प्रमुख कारण है, एंड इससे फ्लड्स आते हैं। ऑल्सो सेडिमेंट से इसकी ब्रैडेड रिवर सिस्टम के रूप में बन जाता है, और वो भी एक बाढ़ का कारण है। मॉनसून के कारण भी इसमें पानी की काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है, यह भी एक प्रमुख कारण में से एक है। अगर फ्लड स्पेसिफिक रीजन माने तो अपर असम में थोड़ा स्लोप ज्यादा होता है, लोअर असम काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं फ्लड्स के लिए। बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून, सेकेंड वीक ऑफ जून बे ऑफ बंगाल की मॉनसूनी हवाएं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि मेघालय प्लेटू से टकराकर शिलोंग एंड उसके आसपास के रीजन्स में काफी ज्यादा बारिश करता है, तथा कुछ हवाएं सिक्किम की तरफ बढ़ती है और दार्जिलिंग हिल्स से टकरा करके काफी अधिक रेनफॉल करती है। उसके बाद ये मॉनसूनी हवाएं दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। कुछ हवाएं गंगा प्लेन की तरफ बढ़ जाती है तथा कुछ हवाएं असम प्लेन की तरफ बढ़ने लगती है। असम प्लेन की तरफ बढ़ते बढ़ते जब यह नॉर्थ ईस्ट हिल्स से टकराती है, पूर्वांचल हिल्स से टकराती है, तो वहां काफी अधिक बारिश करती है। तो रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन देख ले तो यह सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिल्स के पास अधिक रेनफॉल करती है, वहीं पे अपर असम रीजन्स में काफी ज्यादा रेनफॉल होता है। लोअर असम में अपर असम की अपेक्षा में थोड़ा कम रेनफॉल होता है। इसी तरह से अगर अपर असम से लोअर असम की तरफ बढ़े तो रेनफॉल कम होते जाएगी। ऑल्सो यह ब्रह्मपुत्र रिवर के डायरेक्शन है, जो कि इस प्लेन के स्लोप को भी बताती है। ब्रह्मपुत्र प्लेन की स्लोप कैसी है? यह अपर असम से होते हुए लोअर असम एंड उससे स्लोप घटते मालदा गैप तक इसकी स्लोप कम होते जाती है। मिकी रेंज, यह मेघालय प्लेटू का ही डिटैच्ड पार्ट है। यह पूर्वांचल का भाग नहीं है, जो कि असम प्लेन में स्थित है। यह टी प्लांटेशंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जहां की रेनफॉल की बात करें मोर देन 200 सेंटीमीटर है। यह है शिवालिक रेंज के बाद हमारे पास असम प्लेन है। असम प्लेन के बाद थोड़ा सा उबड़ा हुआ भाग है जिसे मेघालय प्लेटू कहा जाता है। सारी रिवर हमें हिमालय से निकलती है, जो हिमालय के बाद शिवालिक से होते हुए प्लेन्स में गिरती है। ये रिवर्स अपने साथ काफी ज्यादा सेडिमेंट लाते हैं और उसको शिवालिक के फुट हिल्स के पास डिपोजिट करते हैं, जिसे द्वार कहा जाता है। यह द्वार काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, जिसे टी प्लांटेशंस के लिए यूज किया जाता है। द्वार के बाद के असम प्लेन्स में राइस एंड जूट इस तरह के फसल उगाए जाते हैं। द्वार वैसा ही है जैसे में पंजाब में हिमालय के फुट हिल्स के पास सेडिमेंट से जो प्लेन्स का निर्माण होता है उसे चूस कहा जाता है। वैसे ही जैसे गंगा प्लेन्स में हिमालय के फुट हिल्स के पास के रीजन्स को भावर रीजन्स कहा जाता है।
यहीं पे हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फिजियोग्राफी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गंगा प्लेन्स या फिर ग्रेट प्लेन्स, जिसमें गंगा प्लेन्स, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स, इन सबको कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।